जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 5 दिसंबर सोमवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को 174 डेज यानी 6 महीने के अंदर भी 6 दिन कम बचे। मुद्दा है करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या, पूरे नवंबर महीने की एक साथ की ये पीडीएफ फाइल। देखिए, पीडीएफ फाइल मैंने अनअकैडमी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाला अभी अपलोड हो गया है, हिंदी मीडियम वाला 7 तारीख को अपलोड करने की कोशिश है। पिछली बार बहुत देरी हो गई थी, 14 तारीख हो गई थी। वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टाफ के कुछ इश्यूज थे। इस बार काफ़ी दमखम लगाकर 5 तारीख को इंग्लिश तो अपलोड किया है और 7 तारीख में हिंदी अपलोड हो जाए, ऐसी अपनी कोशिश है। तो पूरी पीडीएफ फाइल है। अब ये देखिए, इसमें प्रीलिम्स को अभी 5 महीने और कुछ हफ्ते बाकी हैं, जिसमें 1.5-2 महीना आपको रिवीजन करना है। तो नया पढ़ने के लिए 4-4.5 महीने बचे। तो मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू दे दूंगा बहुत सारे टॉपिक्स का। बाकी उसकी जो थियरी पढ़नी है डिटेल में, वो सब आपने ये जो पीडीएफ फाइल है उसमें से देख लेना। क्योंकि 20 मिनट जो आप पढ़ के ख़त्म कर सके तो 40 मिनट मुझे उसका वीडियो नहीं खींचना है। तो पहला तो स्टेप है, आप मैगजीन डाउनलोड कर लो, ये वीडियो सुनो, मतलब एक एक सेगमेंट की। जैसे इकोनॉमी सुन लिया, उसके बाद उतने पेजेस आप देख लो, फिर वापस पॉलिटी सुन लिया, फिर उतने पेजेस देखो, वगैरह वगैरह। सो लाइक दैट यू गो अबाउट इट। सबसे पहले इकोनॉमी, जिसके अंदर ये अलग अलग टॉपिक्स थे। इसमें जो आसान वाले हैं, पढ़ के समझ आ जाए, वो मैं बताने नहीं बैठूंगा। जाने लायक चीज़ें जो हैं जल्दी से स्लाइड में देखते हैं। एक तो चल रहा है कि सॉवेरिन ग्रीन बॉन्ड्स, संप्रभु हरित बॉन्ड, मतलब सरकार को एनवायरनमेंट की सब योजनाओं के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। उसके लिए सरकार इन्वेस्टर्स को कहे कि आप हमें 16,000 करोड़ दो और सामने हम आपको बॉन्ड दे दें, उस पर जो भी 8-10% हमको ब्याज देंगे। ये सारा पैसा क्योंकि सरकार लोन में ले रही है, तो सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, एकत्रित निधि या संचित निधि कुछ। वो मामला क्या होता है लक्ष्मीकांत में से देख लेना। उसके बाद ये पैसा कहाँ जाएगा, तो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें जाएगा, कुछ जगह पर नहीं जाएगा। वो लिस्ट कौन सा है यहाँ पर दिया है आपको, जो पीडीएफ फाइल बनाई है उसके अंदर भी मिल जाएगा। तो आराम से आप वहाँ पर वो चीज़ों को देखिए, ठीक। एंड अल्टीमेटली इन सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कौन करेगा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, नागेश्वरन। उनकी एक कमेटी बनेगी और वो उसे रिव्यू करेंगे। ये सारी तेरी आराम से हैंडआउट में देख लेना। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो काफ़ी समय से चलता है, ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन योजना, उसमें ऐसा था गवर्नमेंट एम्प्लॉय नौकरी में जुड़ता है और उसके बाद वो रिटायर होता है। तो रिटायर होने के आखिरी बार उसको क्या सैलरी मिली थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो उसका 50% निकालो, 50,000। तो हर महीने उसको 50,000 पेंशन मिलता रहेगा। और उसमें भी महंगाई बढ़ेगी तो डियरनेस अलाउंस के नाम पे थोड़ा और बढ़ता रहेगा। तो वो वाली चीज़ हुई ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना। इसके अंदर सरकार का नुकसान क्या है कि टैक्स पेयर का इतना सारा पैसा इन लोगों को देना पड़ेगा पेंशन में, जबकि ये तो रिटायर हो चुके हैं और अभी काम नहीं कर रहे। ब्यूरोक्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाबू सरकारी बाबू के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा क्या है कि उसकी सैलरी ऐसे कटेगी नहीं, उसको सीधा पेंशन मिलता रहेगा। शेयर बाजार पर कुछ निर्भर नहीं कि शेयर बाजार ऊपर गया नीचे गया, उस हिसाब से होने वाला है। फिर सरकार लेकर आई नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। वो ऐसा है कि हर महीने सरकारी बाबू की कुछ सैलरी कट हो जाएगी और वो शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगी। और फिर उसमें धीरे धीरे जो भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड के पैसे आएंगे, उस हिसाब से उसका पेंशन कॉर्पस अक्यूमुलेट होते रहेगा। अब इसमें अच्छी बात ये होगी कि अगर शेयर बाजार ऊपर जाता है तो उसको अच्छा पेंशन मिले, लेकिन शेयर बाजार अगर गिर जाता है तो कम पेंशन मिलेगा। अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस वगैरह के चलते गिर भी जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखिए 20-25 साल तक में, तो ओवरऑल लोग फायदे में ही रहते। तो ये तो अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम इज सरकारी बाबुओं को लगता है नहीं, इसमें हमें पेंशन कम आएगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि टैक्स पेयर का पैसा उनको पेंशन में जा नहीं रहा है, उनकी खुद की सैलरी से वो खुद के पेंशन के लिए जिम्मेदार है। स्वाभाविक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहेंगे हमें तो पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए, नए में तो सब हमें मज़ा नहीं आ रहा है, शेयर मार्केट पर चीज़ें निर्भर हैं। अब इसमें कुछ गैर बीजेपी सरकार, जैसे राजस्थान की सरकार, वो कह रही है कि हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेके आएंगे। अलग अलग एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो ठीक नहीं होगा, उससे बहुत ज़्यादा तिजोरी पर बोझ बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी भी अगर हम देखें गुजरात में जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी कर्मचारी जो अभी नौकरी में हैं, उनको 11,000 करोड़ सैलरी में जा रहे हैं। जबकि पुराने जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले होंगे, उनके पेंशन में जा रहे हैं 17,000 करोड़। तब प्योरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे भारत देश में वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन हुआ, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सर्विस है, वो कितनी पैदा हो रही, 11,000 करोड़ की। तो वो अच्छी बात है,
जबकि 17,000 करोड़ ऐसे हैं कि ये लोग अब कुछ पैदा नहीं कर रहे हैं और फिर भी उनको वो पैसा जा रहा है। तो ये इम्बैलेंस आप देखो, इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम ये जो नई वाली है उसमें रहना बेहतर होगा। यहाँ तक कि कांग्रेस के ज़माने में प्लानिंग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, कि जो मतलब कांग्रेस के ज़माने में थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम यही सबसे बड़ी रेवड़ी है और ये नहीं होनी चाहिए। खैर, सो दैट इज़ वन थिंग, और उसके आर्ग्यूमेंट और सब चलती रहती। दूसरा मुद्दा चल रहा है करेंसी मैनिपुलेशन। सपोज मार्केट में डॉलर और युआन का सप्लाई डिमांड कुछ ऐसा बन गया हो कि $1 6 युआन में बिकता हो। अब अगर चीन की सेंट्रल बैंक अचानक से मार्केट में युआन का सप्लाई बढ़ा दे तो क्या होगा? युआन सस्ता हो जाएगा। मार्केट में सोचो, ऑनियन का सप्लाई बढ़ता तो ऑनियन सस्ता हो जाता, प्याज सस्ता हो जाता। तो अगर युआन का सप्लाई बढ़ रहा है तो युआन सस्ता हो जाएगा। तो जो पहले $1 6 युआन में था, उसकी जगह $1 में अब आप 12 युआन खरीद सके। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि डॉलर स्ट्रांग हो गया, युआन वीक हो गया, और उससे चाइनीज एक्सपोर्टर्स को पहले से ज़्यादा कमाई होगी। अगर चीन की सेंट्रल बैंक खुद से ऐसे जोड़ तोड़ करे तो उसे आप क्या करोगे, क्या कहोगे? करेंसी मैनिपुलेशन, मुद्रा जोड़ तोड़। और उस हिसाब से अमेरिका एक लिस्ट बनाता है कि कौन से ऐसे देश करेंसी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उसमें चाइना, साउथ कोरिया, कुछ देशों का नाम आता है, भारत का भी कुछ बार नाम आता है, फिर निकल जाता है। तो वॉच लिस्ट में आया नहीं आया, उसकी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चलती रहती है। कुल मिलाकर मुद्दा क्या है, हमने ये देख लिया। तीसरा मुद्दा चल रहा है वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट। मान लीजिए इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करे, तो रशिया का एक्सपोर्टर है, इंडिया का इंपोर्टर है। हम उसको पैसा देंगे, हम कहते हैं कि रूपी करेंसी में ले लो, वो कहते हैं नहीं मेरी तो बैंक में तो रशिया का रूबल चलेगा या डॉलर ला के दो। सो देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? हम उसको ये कहें कि भाई रशिया के एक्सपोर्टर, आपका रशियन बैंक में अकाउंट है, उस रशियन बैंक को बोलो कि वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी और यूको बैंक वगैरह में अकाउंट खोल दे। और फिर मतलब वो अकाउंट तो आपकी बैंक का है, आपके नाम पर चीज़ें हैं, और हम आपसे जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका पेमेंट रूपी करेंसी में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में करेंगे, वहाँ से आप उठा लेना। तो इससे भारत को क्या फ़ायदा है? डॉलर की झंझट नहीं, रूबल करेंसी की झंझट नहीं, अपना लोकल रुपये से ही काम हो गया। ऐसा जो बैंक अकाउंट बनाया जाए उसे क्या कहेंगे? रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ब्लू वाली जो तिजोरी है, ये बैंक अकाउंट जो एसबीआई में बना, उसे हम क्या कहेंगे? नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो का लेटिन भाषा में शब्द है मतलब अवर्स, तो हाँ रशिया कह सकता है हमारा है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहेंगे? वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो मतलब तुम्हारा, हाँ तो बराबर है, तुम्हारा अकाउंट है। तो नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट की ये चीज़ हमने समझी। इससे क्या फ़ायदा? डॉलर पर हम कम निर्भर रहेंगे, तो भारत के रूपी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होगा, या डॉलर का डी डॉलराइजेशन होगा कि डॉलर पर निर्भरता कम रहेगी। सो दैट विल हेल्प। रशिया को भी मजा है क्योंकि उस पर इंटरनेशनल सैंक्शन ऐसे लगे हैं कि डॉलर करेंसी में ट्रांजैक्शन करना होता है, इंटरनेशनल कुछ बैंकों से सेटलमेंट करना होता, तो उसमें एक स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम होती है, लेकिन रशिया को उसमें से बैन कर दिया है। तो उसको ये वाली नई चीज़ में मज़ा आ रहा है, लेकिन एक हद तक ही मज़ा आता है, फिर और नहीं आ रहा है। क्योंकि समझिए रशिया ने अगर हमसे रूपी करेंसी में पेमेंट लिया और मुंबई के एसबीआई अकाउंट में है, इसका मतलब कि वो रूपी करेंसी से वो इंडिया में से गेहूं, चावल, टाटा नैनो का कुछ उसको खरीदना होगा, लेकिन रशिया की इच्छा है बस बहुत हो गया, बहुत खरीद लिया, हमें तो दुबई में या कहीं और से कुछ मर्सिडीज कार मंगवानी है। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन दिस वे बियॉन्ड अ पॉइंट। एक हद से ज़्यादा वो इसमें रुचि नहीं रखते। तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? इंडिया ने ही खुद ये मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया के नाम पे आईफोन बने, मर्सिडीज़ बने, ऐसा सब भारत में करना होगा ताकि भारत से उन चीज़ों को खरीदने की उसकी चाहत बढ़ जाए और वो इस तरह से रूपी सेटलमेंट के लिए अग्री हो जाए। रूपी रूबल अग्रीमेंट, रूपी सेटलमेंट, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, ये सब चीज़ों का मतलब क्या है? तो ये स्लाइड में और अभी जो मैंने आपको 2-5 मिनट बताया यही इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं पिलर 4 एग्रीकल्चर। तो उसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। मान लीजिए ये नॉर्मल मैगी यूरिया है तो इस पर सब्सिडी देती है सरकार, जवाब है हाँ। फिर ये मंचूरियन सॉस मैगी है, ये पनीर मैगी है, इस पर सब्सिडी देती है सरकार, नहीं। अब आप कहें ये क्या बोल रहे हो? बात ऐसी है कि यूरिया जो होगा उस पर सरकार सब्सिडी देती थी, बाकी दूसरे पोटाशियम फॉस्फेट के फर्टिलाइज़र वाली सब्सिडी वो सरकार, उसमें चीज़ें थोड़ी मुश्किल थी। क्योंकि प्रश्न ये आएगा कि अच्छा आप ये पनीर मैगी के अंदर कितने ग्राम पनीर है उस हिसाब से हम सब्सिडी देंगे, तो वो पहले नहीं था सिस्टम, अभी है। उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। वो ऐसा कहता है अच्छा
ये मंचूरियन मैगी है तो इसमें मंचूरियन सॉस कितना हुआ उस ग्राम के हिसाब से सब्सिडी देंगे, या ये जो पनीर मैगी है तो इसमें कितना पनीर यूज़ हुआ उस हिसाब से इसकी सब्सिडी देंगे ताकि गरीब आदमी उसको खा सके। खैर वो सब्सिडी मतलब मैगी पर नहीं है, फर्टिलाइज़र पर है कि अलग अलग राज्य में मिट्टी का प्रकार अलग अलग होता है। जैसे ये आप महाराष्ट्र रीजन में देखिए, वहाँ पर लेटराइट सॉइल होती है जहाँ पर पोटाश वाला मिनरल ज़्यादा होता है लेकिन बाकी मिनरल की कमी होती है, जबकि इस तरफ उड़ीसा वाले पट्टे में रेड सॉइल, लाल जमीन, लाल मिट्टी, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। यानी कि आपने कस्टमाइज्ड फर्टिलाइज़र बनाने होंगे, जो महाराष्ट्र में चले वो चीज़ उड़ीसा में चले वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहाँ की सॉइल की कॉम्पोजिशन अलग है। ये ऐसा कि आप बहुत महंगे वाले जिम में जाओ तो वैसे तो आपने सुना होगा प्रोटीन शेक पियो और आपकी बॉडी बन जाएगी, लेकिन उसमें भी प्रोटीन और इतना कार्बोहाइड्रेट और इतना प्लस माइनस करना है, वो कस्टमाइज आपको सब डाइट प्लान बना के देता है। सिमिलरली ज़मीन के अंदर ये चीज़ों की कमी है तो क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए उसका, कस्टमाइज आप फर्टिलाइज़र बनाओ और उसमें भी कितने ग्राम नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फेट, सल्फर यूज़ किया उस हिसाब से पर किलो के हिसाब से सरकार उस फर्टिलाइज़र सब्सिडी को फर्टिलाइज़र कंपनी को सब्सिडी देगी। उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। ये चर्चा में इसलिए आता है कि सरकार ने उसका प्राइस में कुछ प्लस माइनस किया होगा वगैरह। आगे बढ़ते हैं फिर पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये मिलिट्री, बैंकिंग वगैरह आप समझते हैं। सरकार ने अब ये कहा कि सेंसस एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डेटाबेस, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इसका मतलब कि इसको हैक किया तो आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ मुद्दा चल रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब हालांकि ये तो पुराना मुद्दा है, 2015 में बनाया था, 40,000 करोड़ हैं इसमें, सरकार ने 49% दिए, फिर ये भारत की देशी और विदेशी बैंक, एनबीएफसी कंपनियों ने बाकी का 51% दिया है। और ये वाले फंड में से दूसरे अलग अलग फंड में फिर पैसा दिया जाता है और उससे अलग अलग जात के एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट वो करते हैं। चर्चा में इसलिए आ जाता है कि कोई नए प्रोजेक्ट को उसने फंडिंग में पैसा दिया होगा, कि सपोज इंडिया यूके ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, मतलब भारत के ये नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनआईआईएफ में पैसा जाएगा और यूके वाले अपना पैसा देंगे और यहाँ से ये वाले फंड से कुछ और काम होंगे। तो लाइक दैट इट गोज़। ये एक चीज़ हुई। इसके अलावा ऐसा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एकलव्य स्कूल, फिर यूडाइस नाम का एजुकेशन का सर्वे, ये सब सिंपल सी चीज़ें मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि वो पढ़ के आप खुद ख़त्म करो, उसमें नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस। तो जस्ट में अब जैसे वो यूडाइस मतलब वो स्कूल एजुकेशन का सब सर्वे किया, उसमें क्या पाया वगैरह, तो मैं 40 मिनट इसका वीडियो खींचो, आप 20 मिनट पढ़ के ख़त्म करो और आगे बढ़ो। और प्रीलिम के लिए तो बस इतना याद रखना है कि अच्छा वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऐसा स्कूल एजुकेशन का रिपोर्ट बनाती, सफिशेंट। अब उसमें क्या फाइंडिंग आए वो सब ऐसी चीज़ है कि आप मेंस में बोल बच्चन के लिए वो डेटा यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ डन। फिर ऐसे कुछ छिटपुट मुद्दे, फ्रेंड शोरिंग, मतलब अमेरिका सप्लाई चेन पर, ये चीन या रशिया या यूक्रेन जैसे देशों पर नहीं, लेकिन जो मित्र राष्ट्र हैं जहाँ से उसको जो भी लिथियम या क्रिटिकल मिनरल या कोई भी चीज़ की सप्लाई सस्टेनेबल तरीके से मिलती रहे, ऐसा वो चीज़ कर रहा है, उसे फ्रेंड शोरिंग कहते हैं। हालांकि वो इतना बहुत ज़ोरदार चीज़ नहीं, न्यूज़ में आता है, एक लाइन में जान लिया। मित्रों इकोनॉमी, उसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उसको बहुत आसानी से समझ आ जाए, इसलिए मैंने इस बार अपने हैंडआउट के अंदर बहुत सारे ऐसे सब ग्राफ्स, माइंड मैप, चार्ट नया करने की कोशिश की है ताकि इकोनॉमी जो पढ़ रहे हैं और जल्दी से अपना ख़त्म हो जाए। तो पावर पॉइंट से पढ़ाई, रिवीजन फ्रेंडली हैंडआउट, हर बुधवार को वीकली क्विज, इकोनॉमी की थियरी, करंट अफेयर्स, ये सब कवर होने वाला मेरा इकोनॉमी का नया कोर्स, जहाँ पर रफ्तार मतलब सिर्फ प्रीलिम की तैयारी के लिए हम कर रहे हैं। वो चीज़ शुरू हो चुकी है, कुछ लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, बट इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट टू ज्वाइन। आप ज्वाइन करें और चीज़ों को फरवरी तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश है। और ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ऐसा है कि जहाँ पर एक इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सभी सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से आप पढ़ सकते हैं। नेटफ्लिक्स जैसी ये चीज़ है, या अमेजॉन या हॉटस्टार की एक सब्सक्रिप्शन में सारे ही पेड कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। तो 2023 प्रीलिम के लिए ये रफ्तार बैच चल रही है 6 महीनों की, और जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम और मेंस दोनों के कंबाइंड 18 महीने की बैच एक्सपीडिशन चल रही है। सब ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में यू कैन डू इट, और डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करें mrunal.org। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी,
पॉलिटी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग सवर्णों में उसे 10% रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन वो संवैधानिक रूप से ठीक है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, इसके बारे में सब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई थी। जो जजमेंट आया उसके मेन 3-4 मुद्दे मैं आपको बताता हूँ, बाकी सब PDF फाइल में आराम से एनालिसिस पढ़ लेना। पहला प्रश्न ये था कोर्ट के सामने, क्या आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए, मतलब कास्ट के हिसाब से आप दें, SC ST वगैरह, तो यहाँ तो क्या गरीब है इसलिए आपको आरक्षण मिल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो कोर्ट ने पाया कि हाँ ऐसा हो सकता है, यस अलाउड। सेकंड, ये जो EWS को 10% कोटा दिया, क्यों ना वो 10% वापस लेकर SC ST OBC के अंदर थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए, क्योंकि वो लोग को ज़्यादा ज़रूरत है, क्या ऐसा उचित नहीं होगा? तो कोर्ट ने पाया नहीं, EWS को भी मदद की ज़रूरत है, तो उनका कोटा है तो वो बराबर है। तीसरा, ऐसा SC ST OBC और फिर EWS सबके कोटे करेंगे तो 50% से ऊपर टोटल रिजर्वेशन चला जाता है। तो वो इंदिरा स्वानी केस वगैरह में तो इसकी मनाही थी, तो क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कोर्ट ने पाया हाँ कि 50% के ऊपर भी जा सकता है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसके अलावा और भी उसमें सब एनालिसिस है, वो आप आराम से पढ़ लेना, वो यहाँ पर मैगजीन के अंदर सब दिया है कि क्या कहा गया और क्या ऑब्जर्वेशन थे। ये अभी इंग्लिश मैगजीन है, हिंदी वाला 7 तारीख तक आ जाए। दूसरी मित्रों, एक बार एक और नई चीज़ इस बार मैंने क्या ट्राई की है मैगजीन में, आप NCERT देखते हो तो NCERT में आपको पता है वो पहेली और बूझो ऐसे 2 कैरेक्टर होते हैं, आपस में बात करते हैं और उससे थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए, ऐसी चीज़। तो मैंने भी इस बार ये किया कि कई जगह पर ऐसे पहेली और बूझो टाइप के ये डाल दिए कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये 2 कैरेक्टर कुछ बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं उसको आप पढ़े तो अपने आप आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाए कि मामला क्या है। कि फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो चीज़ क्या है नीचे मैंने डाल दिया कि राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा किया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का पावर यूज़ करते हुए कि जहां उनको लगे कि न्याय नहीं हो रहा है वहां हम जाके न्याय करेंगे, उसके लिए वो चीज़ है। लेकिन फिर भारत सरकार ने कहा हमें ऐतराज़ है तो हम इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालेंगे। फिर आप आराम से पढ़ो सब, उसमें चीज़ें अपन ये को देख के बहुत सारी क्लैरिटी आ गई, राइट। तो ऐसी इस बार नई कोशिश है, उसको भी आप देखें। हाँ, तो इस तरह से मैं अभी पूरी मैगजीन नहीं पढ़ रहा, मैगजीन डाउनलोड करके आराम से पढ़ो। मैं आपको सिर्फ जिस्ट बताऊंगा कि जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें थी, वो जमींदारी प्रोहिबिशन के लिए कुछ बने, फिर 9 शेड्यूल बने, सरकारी कंपनियां हो सकती हैं, वो आर्टिकल 19 के खिलाफ नहीं है कि बाकी लोगों का व्यवसाय का अधिकार है वगैरह, वो आराम से पढ़ना क्या क्या था उसमें। अब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन डाले गए थे, तो उससे हमको ऐतराज़ है। तो सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट में वहाँ उसकी सुनवाई हो रही है। तो खैर अब सुनवाई में फाइनल जजमेंट आएगा तब हम देखेंगे, अभी तो इतना है नहीं, पर आपको दिल की तसल्ली चाहिए इसलिए मैंने आर्टिकल तो डलवा दिया है। दूसरी एक चीज़ बनी लॉ कमीशन, जिसके बॉस हैं रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। लॉ कमीशन क्या करता है, कौन से पुराने कानूनों को हटा देना चाहिए या सुधारना चाहिए ये हमको बताइए, ऐसा मिनिस्टर पूछ रहा है। विच प्रीवियस और ओल्ड लॉज वी नीड टू रिफॉर्म और रिपील प्लीज टेल अस। तो लॉ कमीशन का वो काम होता है कि वो उनको वो बताता है। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, संविधान में भी नहीं, लेकिन रिकमेंडेशन के लिए लॉ मिनिस्ट्री बनाता है। क्या क्या उसके रिपोर्ट वगैरह चीज़ दी है, आराम से पढ़ लेना मैगजीन में। तीसरा ऐसा मुद्दा है मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस गया था कि राफेल जहाज जो खरीदे गए फाइटर जेट उसमें कुछ धांधली हुई है या, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगा होगा कि राफेल जहाज जो आपने खरीदे एक एक जहाज का कितना पैसा लगा। अब ऐसी कुछ सिचुएशन में सरकार जवाब तो भेजेगी, लेकिन एक सील्ड एनवेलॉप, बंद लिफाफे में भेजेगी कि इसका आपने करेक्ट प्राइस बता दिया या इसकी ब्लूप्रिंट बता दी तो दुश्मन देश को कुछ फ़ायदा हो जाएगा या ऐसा। कुछ बार ये भी हो सकता है कि सरकार को लगे कि इन्फॉर्मेशन जाएगी तो अपोजिशन वाले मुद्दा बनाएंगे और हमें इलेक्शन में नुकसान भी हो सकता है कुछ। तो नेशनल सिक्योरिटी है या ये तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी ऑफ सम पर्सन है बोल के सील्ड एनवेलप में चीज़ें दी जाती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट उसको ग्रहण कर लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नाराज़गी जताई कि ये हर बार आप ऐसा डालेंगे तो फिर जर्नलिस्ट को और आम जनता को पता नहीं चलता कि असल में मामला क्या था, सरकार ने पर्दे के पीछे क्या किया था। तो इसलिए हर बार ये सील्ड एनवेलप में आप जो देते हैं वो बात सही नहीं है। फिर रेप विक्टिम पर उसका प्रीवियस सेक्सुअल हिस्ट्री क्या थी वो जानने के लिए 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मना किया था और वापस रिमाइंड किया कि डॉक्टर को ये सब मत करना वरना
हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि उसको लगे कोई मामले में जस्टिस नहीं हो रहा है तो वो इंटरवीन करके वहाँ पर सब ऑर्डर पास कर सकती है। तो उसी सिलसिले में राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा किया जाए, ऐसा उसने कहा। असल में उनको पहले कुछ फांसी होनी थी, फिर जेल आजीवन कारावास हुआ, फिर उसमें भी 30 साल उन्होंने ख़त्म किए, और कि इनका तो बहुत चाल चलन बहुत अच्छा था, जेल में डिसिप्लिन से रहते थे, तब इनको छोड़ दो। अब 7 दिन तक सरकार ने कुछ खास बोला नहीं, फिर जो भी माहौल बना उसके बाद कि नहीं हमको इससे ऐतराज़ है और कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हम लोग वापस से रिव्यू पिटीशन डालेंगे। आरोपियों का ही नाम लिया तो उसका नार्को एनालिसिस किया जाता है, जहाँ पर सोडियम पेंटोथॉल ये क्या इस तरह का एनेस्थेटिक है कि उसको लेने के बाद थोड़ी आपको नींद या जो भी एक ऐसी बेहोशी की अवस्था आ जाती है जहाँ पर आप झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ये सोडियम पेंटोथॉल इंजेक्शन की मदद से आरोपी का सब नार्को टेस्ट होता है। कोर्ट का जजमेंट ये है कि बिना आरोपी की अनुमति के, विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, आप ऐसा नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। और दूसरा कि नार्को टेस्ट में वो कह दे कि हाँ मैंने मर्डर किया था, तो वो अपने आप उसे माना नहीं जाएगा कोर्ट के अंदर एडमिशन ऑफ क्राइम के रूप में। हालांकि वो फिर ऐसा कहे हाँ मैंने मर्डर किया था और जो लाश थी मैंने ये पेड़ के नीचे गाड़ दी है, और वहाँ से वो लाश मिले, तो वो वाली लाश को फिर एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी में और भी छिटपुट मुद्दे हैं, सब में पढ़ना ही नहीं बैठ रहा, वो आराम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है। अगेन मित्रों, 4 महीने आपके पास नया पढ़ने के लिए, तो जो पढ़ के ख़त्म कर सकते हो वीडियो देखने मत बैठो। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस, बड़े मुद्दों में एक तो G20 समिट। G20 समिट का आउटकम मतलब बाली, इंडोनेशिया के बाली शहर में हुई थी। आउटकम में क्या है, प्यार मोहब्बत से रहो, रशिया यूक्रेन वगैरह, इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करो, पीस और डिस्कशन से अपने सब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो, ऐसी सब उसमें बात थी। फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे तो अलग अलग सब नेताओं के लिए वो सब आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें भारत से ले गए थे, पहरी पेंटिंग्स, पाटन के पटोरा के कुछ वो शॉल वगैरह, साड़ियाँ। तो वो किसको क्या तोहफा दिया और उसका क्या आर्ट कल्चर का एंगल है, वो सब हैंडआउट के अंदर दिया है, PDF फाइल के अंदर, आराम से आप उसे देखें। G20 की 2023 की समिट भारत में होने वाली है, यानी इस ग्रुप की प्रेसिडेंसी अब इंडिया को दी गई है। तो इंडिया ने इसका लोगो दिखाया है, वो क्या है, ये ऐसा कमल का फूल है और उस पर पृथ्वी का गोला है, और वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऐसा इसका चीज़ है। अब यहाँ से मीन्स का एक प्रश्न, मतलब बहुत कॉलम चल रहे हैं, बहुत कॉलम चल रहे हैं कि भारत को ये G20 2023 की जो हमें मिली है समिट की प्रेसिडेंसी या मेज़बानी करने का मौका मिला है, उससे क्या फ़ायदा होगा अपने ग्लोबल पावर को या डोमेस्टिक इंटरेस्ट को। अब ये ऐसी चीज़ है कि इसका जवाब आपको लिखना हो तो कुछ इकोनॉमी के एंगल बनते हैं कि चाइना अमेरिका सब जगह जो मंदी का माहौल है, साथ मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। बिटकॉइन के नाम पर जो टैक्स इवेजन हो रहा है उसको लड़ने के लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाए। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे वोडाफोन, वो इंडिया में टैक्स नहीं भरती, टैक्स अवॉइडेंस करती हैं, उन सब के खिलाफ ग्लोबल मिनिमम टैक्स हो। तो ये सब इकोनॉमी में हम दोस्ती कर सकते हैं। उसी तरह क्लाइमेट चेंज में भी साथ मिल सकते हैं, जैसे वो मिशन लाइफ की रिन्यूएबल सब चीज़ें करें, प्लास्टिक की नहीं, कपड़ों की थैली लेकर चलें, वन सन वन वर्ल्ड वगैरह करें। मतलब भारत में सरप्लस सोलर एनर्जी हो रही है, अफ्रीका को बेचे, अफ्रीका वाले यूरोप को बेचे, ये सब। तो उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब चीज़ ऐसी है कि ये सब पढ़ने के लिए पहले तो आपको इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की समझ होनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन की समझ होनी चाहिए। तो कुछ लोग की डे 1 से मेन्स आंसर राइटिंग करो, भाई पहले ये सारे सब्जेक्ट खत्म करो, तो अपने आप बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे। और फिर आप अगर ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे यहाँ पर कि G20 ये जो मतलब PDF मैगजीन बनाई गई है उसमें क्या बताया गया, तो ईजिली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ऑल दिस आर्ग्यूमेंट्स कि क्या चल रहा है। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, काला समंदर, फिर यहाँ पर ये वहाँ से आप जाएंगे एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी, उस तरफ साउथ अमेरिका, इस तरफ अफ्रीका। तो यूक्रेन अपने जो भी गेहूं और दूसरा सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन रशिया की हम तुम्हारे सब जहाज को उड़ा देंगे, नेवी के सब सबमरीन वगैरह से। तो आपस में इनकी एक पीस अग्रीमेंट हुआ है कि जहाँ पर रशिया यूक्रेन तुर्की वगैरह ने डिसाइड किया कि यहाँ से फूड स्टफ और फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट होगा, उस पर अटैक नहीं करेंगे। तो वैसे तो सब ठीक ठाक चलता है, उस चीज़ को हम कहते हैं ग्रीन ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव।
लेकिन बीच में कुछ जगह फिर रशिया को लगता है युद्ध में मेरी हार हो रही है, हमारे किसी सैनिकों को बहुत मार दिया, तो फिर वो वापस कहते नहीं हम इस पर अटैक करेंगे। तो इसलिए वो चर्चा में आते रहता है जाते रहता है। नो मनी फॉर टेरर, आतंक के लिए कोई वित्त पोषण या पैसा नहीं। ऐसी समिट सबसे पहली बार फ्रांस में हुई थी 2018 में। 2022 में भारत में हुई। जाने लायक मुद्दों में होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कहा कि भारत में इसका हेडक्वार्टर बना देते, जैसे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बनाया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच दी थी, वो आप नेट पे सर्च करो पीआईबी वगैरह में, उसको आप पढ़ो, उसे आपको मेंस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स लिखने के मुद्दे मिल जाएंगे। डिफेंस के अंदर भी ये वाली सब मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, वो सब पीडीएफ फाइल में आप देख लेना। जाने लायक चीज़ में C-295 ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको मेक इन इंडिया मतलब भारत में ही बनाया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में टाटा और एयरबस कंपनी साथ में मिलकर इसे करने वाले हैं। ये भी और इसके अलावा और भी थे सब डिफेंस के अंदर समाचार। आसियान के अंदर भी कुछ समिट हुई थी। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हमने देखा। मॉस्को कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान, मतलब रशिया की लीडरशिप में कुछ अफगानिस्तान में शांति मंत्रणा हो, ऐसे सब खेल चल रहे हैं। यूरोप के अंदर भी ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत भी उसका फाउंडिंग मेंबर है मेरे ख्याल से। फ्रांस पेरिस वगैरह में उसकी हेडक्वार्टर है, उसमें भारत को कुछ चेयरमैनशिप मिली है वगैरह वगैरह। डिफेंस के अंदर ये डर्टी बॉम्ब क्या है, कुछ नया मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा होगा, XYZ, वो सब आप देख लेना। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें, इसमें 40 मिनट और नहीं खींचने। ज्योग्राफी के अंदर जल्दी से मैं उड़ा देता हूँ। साइक्लोन सितरंग ये वेस्ट बंगाल के आसपास आया था। इंडोनेशिया के अंदर अर्थक्वेक आया था, अंडमान निकोबार, और उसमें ग्रेट निकोबार में नया कुछ सिटी बनाया जाएगा, पोर्ट डेवलपमेंट, बंदरगाह बनाई जाएगी। क्रिटिक्स का उस पर विरोध है कि इससे पेड़ पौधे कट जाएंगे और इतना सब आप लकड़ियाँ काटेंगे तो बारिश में सिर्फ ये जो पूरी टापू है उसकी मिट्टी बहकर चली जाएगी और सब वहाँ पर जो कोरल्स हैं उसको ढक देगी और वो सब नाश हो जाएगा। इस पर मुद्दे चलते हैं। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने 10 डिग्री चैनल ये इसको सेपरेट करता है। इंदिरा पॉइंट एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वगैरह चीज़ें वो आप सिंपल है पीडीएफ फाइल में देख लेना। वी विल नॉट स्पेंड मोर टाइम। ज्योग्राफी प्लेसेस इन न्यूज़, और वहाँ दुखद समाचार में गुजरात मोरबी शहर, वहाँ एक मच्छू नदी पर ये ब्रिज था जहाँ लोग चल के जाते थे। बहुत सारे लोगों को अचानक से जाने दिया और रिपेयर मेंटेनेंस ठीक से हो नहीं रहा था, टूट गया और 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इससे पहले भी मुंबई में कोई एल्फिंस्टन ब्रिज था, वो रेलवे की पटरी चढ़ने का ऐसा कुछ, और वहाँ पर भी किसी ने कुछ शोरगुल किया, हंगामा हुआ और उसमें भी भगदड़ में बहुत सारे लोग मर गए थे। तो यूपीएससी इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन कि आप अगर म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, मतलब आईएएस ऑफिसर इस सिटी के, तो आप क्या करेंगे कि ऐसे सब हादसे ना हो। सो दैट इज़ अ पॉइंट टू रिफ्लेक्ट। इसके भी कुछ पॉइंट पीडीएफ फाइल में दिए, आप आराम से देखना। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट। एनवायरमेंट देखने से पहले लेट मी ड्रिंक सम वाटर। मित्रों, एनवायरमेंट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, इजिप्ट के शर्म अल शेख में COP27 समिट। इसकी पूरी थियरी समझने जाए तो खुद में ही आधे घंटे का मुद्दा है। अब उसकी सारी डिटेल पावर पॉइंट और सब चीज़ें ग्राफिक्स के साथ समझा है सुमित कोंडे सर ने। अनअकैडमी का यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल है, मैं इसकी लिंक यहाँ कुछ कार्ड जैसी सिस्टम होती है वहाँ पर इधर होगा, क्लिक करके आराम से आप देखना। शुरू से लेकर कि क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर अब तक क्या हुआ वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, सब मीम्स और कलरफुल डायग्राम के साथ। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, एक बहुत ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देता हूँ COP27 में क्या हुआ, उसके बाद डिटेल जो चीज़ें समझनी है वो आप वीडियो में देख लेना। सो कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, 3 शब्दों को समझना है। मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब कि हम क्लाइमेट चेंज होने से रोके, जैसा ग्रेटा थनबर्ग कहती है कि फॉर एग्जांपल डीजल वाले व्हीकल को बैन करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलाएंगे, तो वो सब को हम कहें मिटिगेशन। दूसरा टर्म होता है एडप्टेशन,
ये भाई साहब ने सफ़ेद झंडा ही उठा दिया, मतलब कि हम सरेंडर करते हैं, हम शरण में आते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी हार हुई। वी कैन नॉट प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, बस उसके हिसाब से हम खुद को कैसे ढाल लें, हाउ डू वी सर्वाइव इन दिस। कि हम दोपहर को निकले एक छतरी लेके निकलते हैं ताकि धूप कम निकले, धूप अपने को कम लगे। तो ये क्या हुआ, एडप्टेशन। तीसरा है लॉस एंड डैमेज। वो ऐसा कि पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे देश में जो बाढ़ आई उसके लिए अमेरिका और यूरोप के देश हमको पैसा दे, मुआवजा दे, क्योंकि तुमने क्लाइमेट चेंज किया, इसलिए क्लाइमेट वाले डिजास्टर हमारे साथ हो रहे हैं। तो उस चीज़ को हम कहें लॉस एंड डैमेज। अब ये जो COP27 समिट जो इजिप्ट के शर्म शेख में हुआ, वहाँ पर माना गया कि हाँ ये बात बराबर है, लॉस एंड डैमेज के लिए अपन एक नया फंड बनाएंगे और ये सब देशों को क्लाइमेट डिजास्टर में मदद करेंगे। क्रिटिसिज्म ये चलता है कि फंड बनाने की तो बात की, लेकिन कौन सा देश कितना पैसा देगा उसकी कोई स्पष्टता नहीं की। विच कंट्री विल कंट्रीब्यूट हाउ मच मनी, नो क्लैरिटी हैज बीन गिवन। एक और मुद्दा चल रहा है नेट जीरो एमिशन। मान लीजिए इंडिया में से 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण हुआ, तो सामने हमने इतने पेड़ पौधे लगा देने चाहिए कि वो 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एब्जॉर्ब हो जाए। तो प्लस माइनस जीरो हो गया, तो हम कहेंगे नेट जीरो, शुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब ऐसा पूरी दुनिया में करना है, 2050 तक करना है, तो उसके लिए 2022 से लेकर 2030 तक हर साल $4 ट्रिलियन देने होंगे। 2022, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 2020, 30 तक, तब जाके ये इतना काम होगा कि 2050 में नेट ज़ीरो एमिशन हो। लेकिन इसकी भी कोई क्लैरिटी दी नहीं गई। बोल बच्चन किया है समिट के अंदर कि हाँ ऐसा करेंगे, अपन किधर से पैसा लाओगे, स्पष्टता नहीं है। ये समिट के अंदर भारत ने कुछ एक नया डॉक्यूमेंट भी रखा, वो हम समझ लेते हैं। मित्रों, 2015 में पेरिस में क्लाइमेट चेंज समिट हुई थी। वहाँ पर यह कहा गया कि सभी मेंबर कंट्रीज़ ने, सभ्य देशों ने 2 दस्तावेज रखने होंगे। पहला, शॉर्ट टर्म के लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी NDC। वो तो भारत ने पहले ही सब लिख दिया कि 45% GDP एमिशन की तीव्रता को कम करेंगे, 50% बिजली रिन्यूएबल सोर्स से आएगी वगैरह। तो ये वाला शॉर्ट टर्म तो हम डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं। दूसरा लिखा था कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एमिशन, उत्सर्जन प्रदूषण कम करने के लिए दीर्घ अवधि के उपाय, उसकी रणनीति का दस्तावेज रखना है। तो वो वाला दस्तावेज, उसमें हमने ये लिखा है कि नेट जीरो एमिशन बाय 2017 तक, 70 तक शुद्ध रूप से उत्सर्जन जीरो हो जाए, ऐसा अपना टारगेट है। उसके लिए हम ये अलग अलग मुद्दे दिए हैं, आराम से आप PDF फाइल में देखना। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सब पर फोकस करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब LED बल्ब यूज़ करो, फिलामेंट बल्ब मत यूज़ करो। ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिशन लाइफ लाएंगे। मिशन लाइफ क्या है? प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े की थैली लेके सब्जी तरकारी लेने जाओ, ऐसी बात है उसमें। रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन, रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे वगैरह। आप कहेंगे ये सब बेस्ट है, लेकिन क्रिटिसिज्म चल रहा है कि भारत ने ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वाला डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, इसमें कार्बन ट्रेडिंग का जिक्र नहीं है। कार्बन ट्रेडिंग मतलब एक कंपनी अपना पॉल्यूशन 10% कम करे तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाए, और फिर वो सामने वाली कंपनी जो ये कोटा अचीव नहीं कर पाई उसको सेल करे। वैसे ऐसा सब चीज़ तो है, परफॉर्म, अचीव, ट्रेड, लेकिन वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कैसे और ज़्यादा बेहतर करेंगे उसकी कुछ बात नहीं है। जब तक वो होगा नहीं तब तक नेट जीरो एमिशन मुश्किल है। दूसरा, मीथेन को कम करने की कोई स्पष्ट बात नहीं हुई है। मीथेन में दिक्कत ये है कि ज़्यादातर मीथेन एग्रीकल्चर, राइस और मवेशी, कैटल जो खाते हैं फिर जुगाली करते हैं, उनका गोबर होता है, उन सब में मीथेन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है। उसको कम तो करना है, लेकिन सरकार खुल के कुछ बोली नहीं कि हम कैसे कम करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है उसमें ऐसी बात आएगी कि एक किसान अगर 10 से ज़्यादा गाय भैंस पालता है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, या एग्रीकल्चर को दी जाने वाली सब्सिडी को कम करेंगे। बट ये सब पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दे, राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे हैं, तो सरकार ने खुलकर कुछ बोला नहीं, तो वो एक क्रिटिसिज्म है। इस समिट के पैरेलल कुछ और टर्म्स चर्चा में रही, वो भी 2-2 लाइन में समझ लेते। ग्लोबल शील्ड, वो ऐसा कहता है कि जर्मनी और कुछ देश मिलके एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे, और जब भी पाकिस्तान में बाढ़ आएगी या कोई भी क्लाइमेट डिजास्टर आएगा तो उसको कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा मिलेगा। तो ये चीज़ को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल शील्ड। अब यहाँ पाकिस्तान को अकेले को मिलेगा ऐसा नहीं, V20 यानी वल्नरेबल 20 ऐसा ग्रुप है कि जहाँ पर 58 से ज़्यादा देश हैं, 58 देश हैं जिन पर ऐसी क्लाइमेट चेंज से डिजास्टर आने की जोखिम है, उन सबको इसमें से पैसा मिलेगा। और यहाँ LIC का फोटो डाला, इसका मतलब ये नहीं कि LIC पॉलिसी बेचेगा, ये तो आपको समझाने के लिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी।
यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि हम एक सैटेलाइट का पूरा नेटवर्क बनाते हैं और वो पूरे देश पूरे दुनिया पर मॉनिटरिंग करेगा कि मीथेन का पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, कहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर ऐसे हम रेमेडियल एक्शन ले सकें। तो उस चीज़ को हम कहेंगे मीथेन पॉल्यूशन ट्रैकर सैटेलाइट्स, यानी मार्स, जो यूनाइटेड नेशन करने वाला है। मैंग्रोव को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी मैक ऐसा बनाया गया है। उसमें यूएई, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका वगैरह देश शामिल हैं। इसके अलावा साइट्स एक अग्रीमेंट है जिससे ये सब वन्यजीव जो हैं, जंगली प्राणी, उसके चमड़ा है, दांत हैं, नाखून, हाथी दांत, ये सब बेचने की उस पर पाबंदी होती है। टू स्टॉप द या प्रोहिबिट द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना। अब नामीबिया, साउथ अफ्रीका वगैरह देश ऐसा बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे हाथी मर गए, तो उसके तो हाथी दांत हमारे पास हैं। कुछ बार शिकारियों ने उनके मार दिया था, हमने शिकारियों को पकड़ा, उनसे भी हमने हाथी दांत जब्त किए। तो ऐसे अपने जितने आइवरी यानी एलिफेंट टस्क या हाथी दांत हैं, उसे हमें एक्सपोर्ट करने की छूट दो, क्योंकि हमने तो कुछ इलीगल किया नहीं, वो तो मर गया था, उसका हाथी दांत बेचने दो। तो हमारे देश में गरीब है, उसको गरीब कल्याण के लिए योजना चलानी। ऐसा जब जब साइट्स अग्रीमेंट में वोटिंग होता था, तब तब भारत उसके विरोध में वोट डालता था। इंडिया का ये कहना है कि भले हाथी मर गया फिर भी उसका दांत नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि एक अमीर आदमी ने वो हाथी दांत खरीदा, वो उसकी कुछ ज्वेलरी बनाता है, उसको देख के दूसरे अमीर आदमी को इच्छा होगी कि मुझे भी ये खरीदना है, और वो फिर शिकारी को पैसा देगा कि मार के लेके आओ, क्योंकि नेचुरली तो कितने ही हाथी मरेंगे एक साथ में, राइट। सो वी शुड नॉट बी एनकरेजिंग द आइवरी ट्रेड, भले वो नेचुरल कॉज से भी हाथी मर गया हो, ऐसा अपना सोच है। लेकिन इस बार अलग क्या हुआ, याद करो, मध्य प्रदेश के कुनो पार्क में नामीबिया ने कुछ चीते हमको दिए हैं। अब वो चीते दिए हैं तो एहसान में ले लिया, और उन्होंने कुछ कहा होगा इसके बदले में, क्विड प्रो क्वो, कि भाई दूसरी बारी वोटिंग पे आए मैटर, तो मेहरबानी करके आप वोटिंग मत करना, या तो हमारे फेवर में वोट कर दो या मत करो, तो ना मत बोलो। तो इस बार इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन रहा है, मतलब हाँ भी नहीं ना भी नहीं, हम गैर हाजिर रहे, ताकि उसमें कुछ नियम होंगे कि प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं उस हिसाब से जो बने, और नामीबिया जीत जाए। तो इसमें समझना क्या है, एनवायरमेंटल एथिक्स के लिए ये सब सोचने के विषय हैं कि कहाँ तक कौन सी चीज़ जायज़ है, जब हम अपने फ़ायदे के लिए एक बार कुछ और रुख रखते हैं लेकिन अब अपना रुख बदल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें चीते देकर एहसान में ले लिया है वगैरह। आगे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइज, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, तो समंदर में ये पवन चक्की लगाई जाए और इधर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, ऐसा सब इंटरनेशनल ग्रुप है और उसमें कुछ मेंबर होंगे, वो सब PDF फाइल में देख लेना। रेड प्लस क्या है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, ये पेड़ काटे जाते हैं और उसके बाद जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस का या पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसको काबू में कैसे करें, वो है रेड। और उसमें प्लस साइन का मतलब क्या है, उसमें और एक्स्ट्रा काम करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वगैरह वगैरह। तो ये जो लेटेस्ट समिट हुई COP27, इसमें इसके सिलसिले में भी और पैसा देंगे, ऐसी सब बातें हुई थी। नासा का एमिट मिशन, वो धूल मिट्टी कितनी हवा में उड़ रही है, डस्ट पार्टिकल, डस्ट एमिशन, उसको मॉनिटर करता है और उससे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। मान लीजिए कि गोवा के अंदर हमें ऐसा दिखे कि अचानक बहुत डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं, उसका मतलब क्या, वहाँ पर कोई माइनिंग एक्टिविटी बढ़ गई होगी, क्योंकि वहीं से तो ट्रक जाएंगे और बहुत धूल मिट्टी उड़ेगी, और उनके माइनिंग पार्टिकल्स का एनालिसिस और उन सबसे क्लाइमेट चेंज पर क्या असर हो रही है उसका वो एनालिसिस करता है। दैट इज एमिट मिशन ऑफ नासा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, वो ऐसा कहता है अगर कोई बीच, समंदर की बीच बहुत ही स्वच्छ है, पर्यावरण का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है, तो उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देंगे, और भारत के अलग अलग बीचेस को इसमें मिला है, इसलिए चर्चा में। एयर क्वालिटी इंडेक्स, मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट में आपने ऑलरेडी पढ़ा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लेना ये PDF फाइल में कि उसमें कौन कौन से सब मैटर्स होते हैं, कौन कौन से लेवल होते हैं, दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए क्या कोशिश की जाए, पराली कम जलाओ वगैरह, वो सारे मुद्दे दिए, आराम से पढ़ लेना, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। फिर एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग, मेरे ख्याल से प्रीलिम में ऑलरेडी पूछ लिया। ग्रीन वॉशिंग का मतलब आपकी कंपनी प्रदूषण तो करती है लेकिन आप झूठा दिखाओ करो कि हम प्रदूषण नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉक्सवैगन कंपनी है जो डीजल कार बनाती थी, अब उसने अपने डीजल कार में ऐसा चीटिंग डिवाइस इंस्टॉल किया था
कि जब पॉल्यूशन कंट्रोल के ऑफिसर उसमें मशीन डालकर चेक करेंगे तो वो बहुत कम डीजल पॉल्यूशन दिखाएगा, लेकिन खुली सड़क पे जब दौड़ा हो तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन करता था। तो ये सब क्या हो, ग्रीन वॉशिंग चर्चा में इसलिए आया कि COP27 समिट में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भाई ये सब बदमाशी बंद करो, इसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। एनवायरनमेंट से एग्रीकल्चर की बात कुछ करें, ग्लाइफोसेट ये एक हर्बिसाइड है, मतलब तृणमारक। आपने कुछ लगाए यहाँ पर चावल गेहूँ कुछ, तो आसपास जो घास फूस उग जाती है उसको मारने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं हर्बिसाइड। इसको यूज़ करने पर एनवायरनमेंट को खतरा है, कैंसर हो सकता है, ऐसा कुछ मानना है। तो भारत सरकार ने बैन नहीं किया लेकिन रिस्ट्रिक्टेड द यूज़। रिस्ट्रिक्टेड द यूज़ का मतलब क्या कि पेस्टिसाइड का छिड़कने के लिए जो लाइसेंस्ड ऑपरेटर हो या फिर कि उसमें इतना इतना ध्यान रखना होगा, ऐसे नियमों के साथ ही वो कर सकते हैं। टोटल अभी बैन नहीं किया। चाय के बागान है उसमें फिर भी इसको अभी यूज़ किया जाता है। कुछ देशों का हालांकि ये कहना है कि नहीं ये केमिकल से कैंसर नहीं होता है इसलिए हम इसको बैन नहीं करेंगे। कुछ देशों ने टोटल बैन किया है वगैरह चर्चा चलती है। उछलते हुए मकड़े की नई प्रजाति जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज ऑफ टांजानिया जीनस, वो गुजरात के राजकोट में पाई गई और पूरे एशिया में ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये कहीं पर मिला है। और इसका नाम फिर रखा गया है बायोकेमिस्ट येला प्रगडा सुब्बाराव के नाम पर। सो दैट इज़ इन न्यूज़। इसके अलावा साइंस के कुछ और समाचार। अब मित्रों एनवायरनमेंट की इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी। देखिए ज्योग्राफी हमने देख लिया, ये PDF फाइल आप आराम से डाउनलोड करो, इसमें सब मल्टीमीडिया ग्राफिक्स के साथ सब दिखाया गया है कि अच्छा ये COP27 हुआ उसमें ये चीज़ें हुई। फिर कार्बन बॉर्डर टैक्स, अब वो ऐसा कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री पर टैक्स लगना शुरू करे तो मैं अपनी फैक्ट्री चीन में जाके लगा दूं कि जहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल के नियम सरल हो। तो फिर यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि नहीं, तो वहाँ से जो सामान अब चाइना से यूरोप में आएगा उस पर हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, उस चीज़ को कहें कार्बन बॉर्डर टैक्स। वो सब ऐसी मांग करें, भारत चीन वगैरह इसका विरोध करें कि भाई तुमने इतने साल पॉल्यूशन करके खुद डेवलप हो गए और अभी हमको मत सिखाओ वगैरह बातें। खैर तो ये फिर और भी चीज़ें उसमें होंगी। ये एमिट मिशन हमने देखा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के छोटे मोटे मुद्दे, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, साइट्स में ये हाथी दांत की व्यापार हो सकती है कि नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ग्रीन वॉशिंग, ये जंपिंग स्पाइडर वगैरह वगैरह। मित्रों ये जो अनअकैडमी है उसमें भी आप देखो, ये मैगज़ीन डाउनलोड करने पर उसमें एक कोड लिखा था MEG10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है और ये वाला QR कोड आप स्कैन करो तो 7 दिन का आपको फ्री ट्रायल भी मिलता है। तो 7 दिन आप सब पेड कोर्सेज भी एक्सेस कर सको, ऐसी इसमें फैसिलिटी है। सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। मैगजीन डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कूपन कोड यूज़ करें monal.org। इंग्लिश मैगजीन अपलोड हो गया है, हिंदी मैगजीन 7 तारीख में अपलोड हो, ऐसी अपनी कोशिश है। साइंस पे आगे बढ़ते हैं। साइंस और सब टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। मित्रों बायोटेक एक तो होता है हाइब्रिड वेराइटी कि मदर और फादर के बेस्ट एलिमेंट से नया आप बच्चा पैदा करो और उसमें मदर और फादर दोनों के बेस्ट एलिमेंट हो, जैसा चावल गेहूं के अलग अलग हाइब्रिड यानी संकर प्रजातियां होती हैं। दूसरा होता है जीनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे BT कॉटन की एक तरफ कॉटन का सीड है और उसमें कोई बैक्टीरिया का जीन प्लांट किया गया है और वो ऐसा कॉटन है कि उसको कोई खाएगा कीटक तो उसके पेट में जहर बन जाएगा और वो मर जाएगा। तो ऐसा BT कॉटन है। तो फ़ायदा क्या है, पेस्टिसाइड जंतुनाशक दवा छिड़कने की ज़रूरत ही नहीं, जंतु को बोलो आके खाओ भाई, तुम्हारे पेट में जहर जाएगा, तुम मर जाओगे। तो दैट इज़ BT कॉटन। तो उसको तो भारत में अप्रूवल है। BT ब्रिंजल, तो ब्रिंजल को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC उसने तो कहा हाँ और अलाउ करो, लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। ऐसा ही GM रबर, तो उसके ट्रायल चल रहे हैं। GM रबर की खास बात ये होगी कि असम में जब ज़्यादा सर्दियाँ हो जाए, ज़्यादा कोल्ड विंटर हो जाए तो भी वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। GM सोया मिल, तो सोयाबीन का वैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड भारत में अलाउ नहीं है, लेकिन सोया मिल मतलब सोयाबीन को क्रश करने के बाद तेल निचोड़ लेने के बाद जो उसके टुकड़े बचते हैं वो मुर्गियों को खिलाए जाते हैं और मुर्गी पोल्ट्री इंडस्ट्री में उसकी ज़रूरत होती है। बीच में ऐसा हुआ कि कोरोना और दूसरे प्रॉब्लम के चलते भारत में ये सोया मिल वाली इंडस्ट्री थोड़ी बर्बाद हो गई, बाहर से इंपोर्ट करते थे, बहुत महंगा हो गया। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया
कि मुर्गी और पशु को खाने के लिए अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मिल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम अलाउ करेंगे। भारत में अभी कल्टीवेशन खेती बाड़ी की मनाही है। चर्चा में नई चीज़ यह है कि जीएम मस्टर्ड मतलब सरसों, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने बोला है कि हाँ इसको अलाउ करो। पहले एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने मना किया था, लेकिन इस बार कुछ बोला नहीं है और फील्ड ट्रायल शुरू होने वाले हैं, ऐसी सब चर्चा चले। इसके भी खिलाफ सब न्यूज़पेपर कॉलम आते रहते हैं। आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट वो सब हैंड आउट में दिया, आप आराम से देख लेना। प्रश्न ये सब के पीछे लीगल स्ट्रक्चर क्या है, तो जब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके हिसाब से ये सब प्रक्रिया होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आपको बहुत सारा डेटाबेस चाहिए, जीनोम मैपिंग, डीएनए मैपिंग, और उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर आप आर्टिफिशियल कंप्यूटर सिमुलेशन कर सकते हैं। अगर कोई एक नई वैक्सीन बनानी हो, टीका बनाना हो, तो पहले ये करना पड़ता था कि उसको आप जानवर में डालो, फिर इंसान में डालो, इंसान में भी 20 साल तक एक्सपेरिमेंट करो कि इससे जो बच्चा पैदा होता है उसमें तो डिफेक्ट नहीं है वगैरह वगैरह। पर ये सारी चीज़ अब कुछ महीनों में ही हो जाए, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से काम होता है। बट उसके लिए आप सोचो कितने सारे अलग अलग डीएनए का डेटाबेस हमें चाहिए। पहले ये सब टेम्पलेट डेटाबेस हमें अमेरिका और यूरोप के सब पेड ऐसी जो लाइब्रेरी या डेटा बैंक्स होते हैं वहाँ से सब्सक्रिप्शन में ख़रीदना पड़ता था। अब हमने ये सोचा है कि भारत की एक इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक बनाएंगे जिसमें ऐसा सब जीनोम, डीएनए मैपिंग, कोरोना, टीबी सबकी जो वैक्सीन का रिसर्च वो सब इसमें डाल देंगे। अब इतना सारा डेटा डालोगे तो एक पेंटाबाइट में 10 लाख गीगाबाइट होते हैं, और ऐसे 4 पेंटाबाइट मतलब 40 लाख गीगाबाइट जितना सारा डेटा स्टोर करना पड़ेगा, जो ब्रह्म नाम के सुपर कंप्यूटर में स्टोर करेंगे और ये वाली चीज़ चलाएंगे ताकि हमें विदेशी डेटा सेट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़े। सो देयरफॉर इट इज़ इन न्यूज़। कोरोनल होल्स क्या है? कोरोना मतलब वो रोग के साथ नहीं, ये कुछ और है। सूर्य वैसे तो ऑरेंज कलर का है, लेकिन आप देखो यहाँ पर स्माइली फेस बना, ये इनकी 2 आंखें हैं और ये हंसता हुआ चेहरा है। तो ये ऐसा काला काला कलर क्यों हो गया? क्योंकि सोलर विंड, सूर्य पर भी पवन होते हैं, तो कुछ जगह पर वो पवन बहुत तेज़ चलते हैं, तो स्वाभाविक है वो इलाका ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो बाकी सबसे वो कम केसरी दिखेगा, काले जैसा हो जाएगा, इसलिए ये कोरोनल होल्स दिखते हैं। इससे क्या फ़ायदा है भाई? इसकी मूवमेंट से हमें पता चलता है सोलर विंड का क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो सोलर विंड अगर भारत की तरफ मतलब दुनिया की तरफ आते हैं तो अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करते हैं, तो वो सब रिसर्च के लिए ये ज़रूरी है। मिशन प्रारंभ विक्रम एस। अब तक भारत में ये जो सैटेलाइट लॉन्च करने हो तो उसके लिए जो रॉकेट बनाने होते थे, जैसे PSLV, GSLV, वो सब इसरो कंपनी इसरो ऑर्गेनाइजेशन बनाता था। भारत की किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, निजी कंपनी ने बनाया हो तो ऐसा ये पहला रॉकेट है विक्रम एस। उसके भी कुछ वेरिएंट है, विक्रम, विक्रम एस एम वगैरह। वो इतने किलोग्राम वजन उठा सकता है, PSLV इतने किलोग्राम वजन उठा सकता है। वो सब PDF फाइल में दिया, आराम से पढ़ लेना। डाउनलोड द मैगजीन टू रीड मोर फैक्ट्स। अभी मैं आपको जल्दी से चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपने सुना हो, देखा हो तो वो रिवाइज करने में सुविधा रहे। मॉस्क्वीरिक्स क्या है? तो ये एक वैक्सीन है जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बनाई है और मलेरिया के खिलाफ मदद करेगी। उसके अलावा और भी चिटपुट साइंस के मुद्दे होंगे, देख लेते हैं ज़रा। मलेरिया, बायोलॉजिकल डेटा सेंटर मैंने आपको बताया। फिर ये लॉफ्टेड टेक्नोलॉजी, वो कुछ सैटेलाइट वापस गिरे तो पैराशूट से गिरे, ऐसा सब है, छोटे छोटे मुद्दे हैं। फिर ये DMH11 मतलब ये GM मस्टर्ड के बारे में। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ मतलब चंदन के लकड़ी में कुछ रोग लगता होगा, एग्रीकल्चर MCQ के लिए, वो सब आप देख लेना। साथ ही साथ अनअकैडमी ने एक नया जो अलग अलग चैनल चालू किए, खास कर ये UPSC अनस्टॉपेबल, जहाँ पर सब अलग अलग सब्जेक्ट की कुछ पढ़ाई चल रही है, उसे भी आप देखें। सो इट इज़ देयर। हाँ, तो हिस्ट्री कल्चर, उसमें क्या, स्लाइड थोड़ी आ गई, इसके अभी और साइंस टेक कुछ बाकी था। काला नमक राइस। काला नमक राइस ऐसा है, काले रंग का होता है। अब सामान्य रूप से इट इज़ वेरी टॉल, लंबा होता है। तकलीफ क्या है कि फिर जब इस पर ये चावल लगेगा तो वजन से ये झुक झुक के नीचे गिर जाएगा, फिर पानी में गिर जाएगा, चावल खराब हो जाएगा। देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? भाई ये इसकी इतनी हाइट नहीं होनी चाहिए, इसकी हाइट कम होनी चाहिए। अगर कम हाइट का होगा, बौना होगा, ड्वार्फ होगा, तो वो ज़्यादा झुकेगा नहीं, पुष्पा की तरह। तो ऐसा करने के लिए
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने कुछ रिसर्च से ऐसे ड्वार्फ वैरायटी बौनी प्रजातियां बनाई है काला नमक राइस की, और ये उत्तर प्रदेश और नेपाल में उगाया जाता है। हाँ खैर, अब हिस्ट्री कल्चर पे आते हैं। एक अफजल खान, जिसे औरंगजेब ने काम सौंपा था कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को या तो उनको गिरफ्त में ले लो, उनकी हत्या करो, ऐसा सब काम दिया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी को मार दिया। अब ये जो अफजल खान है, उसकी जो टूम्ब या मकबरा होगा, उसके आसपास कुछ इलीगल एनक्रोचमेंट, सब जो झुग्गी झोपड़ी बन रही होगी, उसका कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, इसलिए ये चर्चा में था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 तलवारें हैं। इसके अंदर एक तलवार जगदम्बा जो ब्रिटेन में है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि अब उनकी 350वीं जो कोरोनेशन की समारोह होने वाला है, उससे पहले आप हमें ये लौटा दीजिए। और भी उसमें सब फैक्ट्स हैं, वो आप आराम से ये PDF फाइल में देखना। केम्पेगौड़ा क्या है? बेंगलुरु के स्थापक थे नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा, जो 16वीं शताब्दी के अंदर विजयनगर एम्पायर के वो सरदार थे। उन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी, और वहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी उनके नाम पर है, और उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है, इसलिए वो चर्चा में। भूता कोला क्या है? ये एक प्रकार के फोक रिचुअल है जो कर्नाटक के अंदर वहाँ के लोग इसे मनाते हैं। बीच में एक आध फिल्म आई थी, उसके चलते चर्चा में था। फिर ये हिंदुइज्म का हिस्सा है कि नहीं, ऐसा किसी ने कंट्रोवर्शियल रिमार्क किया था, इसलिए और चर्चा में था। इसके भी फैक्ट्स वगैरह PDF फाइल में दिए, आप देखें। निकोबारी होड़ी क्राफ्ट, होड़ी मतलब बोट, तो निकोबार में ये जो बोट बनाई जा रही है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिले। मतलब जैसे दार्जिलिंग की चाय तो सिर्फ दार्जिलिंग में उगा सकते, केरला में कोई चाय उगाकर स्टिकर मारे दार्जिलिंग का है तो उसको फिर सजा हो सकती। तो ऐसा हमको भी कि हमारी बोट कोई निकोबारी होड़ी कहा जाए, कोई और इसको बना के बेचे उसको ना कहा जाए, ऐसा उन्होंने अप्लाई किया है। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे एक रजिस्ट्री होती है, चेन्नई में उसकी ऑफिस है, वहाँ पर जाके रजिस्टर करवाना होता है। अगर आपका एप्लीकेशन पास हुआ तो 10 साल तक आपका ये बन जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। उसके बाद वापस 10 साल के बाद रिन्यू भी कर सकते हैं। खैर तो मित्रों ये था, और इसके अलावा और भी समाचार थे। ये तो मैंने आपको जल्दी से विदिन 1 आवर जितना खींच सके उतना हमने देख लिया। बाकी और भी छोटे मोटे, लचित बरफुकान, वो एक आसाम के जनरल थे अहोम डायनास्टी के, और मुगलों की सेनाओं के खिलाफ उन्होंने लड़े थे, और 400 भी उनकी जन्म जयंती। वो सब भी चीज़ बैटल ऑफ सरायघाट थे वगैरह दिया है, सो गो थ्रू दैट ऑल्सो। तो ये पूरी PDF फाइल आप आराम से देख लेना, मैंने आपको उसका एक ओवरव्यू दिया। बाकी स्टे ट्यून फॉर द न्यू अपडेट्स। अगले महीने वापस मिलेंगे, ये नवंबर के बाद अभी दिसंबर की आर्टिकुलेट मंथली मैगजीन के साथ। स्टे ट्यून, बेस्ट विशेस, लेट्स क्रैक इट।